हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या अमेरिका को धोखा देने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। उसके चीन जैसे दोस्त की अटक गई है सांसें। दोस्तों, बांग्लादेश में रूसी युद्ध पाई गई है। बताएंगे बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं रूसी युद्धपोत। रशिया के भारत के साथ दोस्ती के बीच और मोहम्मद यूनुस के भारत के साथ तकरार के बीच रशिया के इस युद्धपोत का बांग्लादेश पहुंचने का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको बताएंगे जिसने अमेरिका से लेकर चाइना तक को चौकन्ना कर दिया है। दोस्तों, हिलाकर रख दिया है। ये खबर सुनते ही सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे इतना ही नहीं, भारत से पंगा लेकर बुरे फंसे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को कर देंगे बर्बाद। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर उगल डाला जहर। कश्मीर को बता दिया पाकिस्तान के गले की नस। जी हाँ, तो वही पाकिस्तान को भारत ने दिया करारा जवाब, दिखा दी उसको उसकी असली औकात। कह दिया हमारे मामलों में टिप्पणी ना करे, अपना देश संभाले। पहले बताएंगे किसने ये बड़ी धमकी दी दोस्तों पाकिस्तान को। इसी बीच बताएंगे नेपाल में गिरने वाली है केपी शर्मा ओली की सरकार। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तो वहीं इस देश में फिर आया कोरोना का नया वेरिएंट। बढ़ते मामलों को देखकर टेंशन में आ गई इस देश की सरकार। तो वहीं दिल्ली में बंद नहीं होंगे सीएनजी ऑटो। ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। दोस्तों, एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत के ये दुश्मन पड़ोसी भारत से बदला लेकर के बचने वाले नहीं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में आखिर क्या कर रहे हैं रूसी युद्धपोत। क्या अमेरिका को धोखा देने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। चीन की अटक गई सांसें। बता दें रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत बांग्लादेश के दौरे पर हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने रशिया का दौरा किया था। रूसी नौसेना के जो युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचे उनमें रेज़की, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अल्दर, तसीडेंजापोव और पेचेंगा शामिल है। ये तीनों युद्धपोत सोमवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे हैं, जिसका निर्माण चाइना ने अपने पैसों से किया है। ये युद्धपोत अगले 4 दिनों तक बांग्लादेश में ही रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश अब अमेरिका का साथ छोड़कर रशिया के करीब जा रहा है। अगर हाँ, तो इसमें चीन को कैसे फायदा होगा आपको बता दें। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान की मॉस्को यात्रा के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद ये जहाज बांग्लादेश पहुंचे हैं। जमान ने मॉस्को में नागरिक और सैन्य नेतृत्व दोनों से मुलाकात की। उन्होंने रूसी हथियार निर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया। बांग्लादेशी जल क्षेत्र में बांग्लादेशी नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोतों का स्वागत किया। डेली ऑब्जर्वर के मुताबिक रूसी युद्धपोत सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश में है। न्यूज एज के मुताबिक चटगांव नौसेना क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बांग्लादेश नौसेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने जहाजों का स्वागत किया। बांग्लादेश में रूसी राजदूत, सैन्य, वायु और नौसेना अताशे और चटगांव में रूसी मानद वाणिज्य दूत भी मौजूद थे। रूसी नौसेना के युद्धपोतों के कप्तानों और बांग्लादेश में रूसी राजदूत सहित एक रूसी प्रतिनिधि मंडल के चटगांव नौसेना क्षेत्र के कमांडर, बांग्लादेशी फ्लीट के कमांडर और चटगांव बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात की योजना है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये यात्रा इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए चाइना के अलावा दूसरे विकल्पों को देख रहा है। अखबार ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि बांग्लादेश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपनी सैन्य साझेदारी का विस्तार करना चाहता है। बांग्लादेश की सेना चीनी उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में वो रशिया के साथ भी अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपको पता ही है मोहम्मद यूनुस अमेरिका से अब दूर जा तो रहे हैं, साथ ही साथ वो भारत से पहले ही दूर जा चुके हैं। भारत विरोधी कदम लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में अब रशिया की ओर इनका बढ़ना कहीं ना कहीं फिर एक बार भारत को लेकर उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि रूस भारत का बेहतरीन दोस्त है, भाई है। और ऐसे में अगर बांग्लादेश रशिया के करीब गया तो रशिया भारत से दूर नहीं जाने देगा बांग्लादेश को। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर दोस्तों? अगर आप भी रशिया को भारत का भरोसेमंद दोस्त मानते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां भारत से ट्रेड वॉर शुरू करके बुरे फंसे मोहम्मद यूनुस छीन रहे हैं अपनों का ही निवाला। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में बीते कुछ समय से तनातनी देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच का तनाव अब व्यापार
व्यापार को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने भारत के साथ लैंड बॉर्डर ट्रेड को प्रभावित करने वाले कई कदम उठाए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश को इंडियन लैंड कस्टम स्टेशनों के जरिए तीसरे देशों को माल निर्यात करने से रोक दिया है। इससे दोनों देशों के व्यापार पर फर्क पड़ा है और ट्रेड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्थिति आने वाले समय में बिगड़ सकती है, जिससे बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान से ज्यादा आयात का रास्ता खोलने के लिए यूनुस सरकार ने भारत के साथ सूत व्यापार रोका है। पाकिस्तान की कीमतें भारत जितनी प्रतिस्पर्धी नहीं, ऐसे में यह निर्णय बांग्लादेश में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को भारी नुकसान कर सकता है। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि जब दोनों देश मौजूदा भूमि बंदरगाहों को बेहतर कर लॉजिस्टिक में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, तो भूमि बंदरगाहों को बंद करना गलत है। जब तक दोस्तों मोहम्मद यूनुस अपनी चाल नहीं सुधारेंगे, भारत भी उनको छोड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान की सेना चीफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर कश्मीर को बता दिया। पाकिस्तान के गले की नस। जी हां, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। असीम मुनीर यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने दावा कर दिया कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कश्मीरियों के प्रति पाकिस्तानी सेना के समर्थन को भी दोहराया। इसी दौरान जनरल मुनीर ने गाजा पट्टी को पाकिस्तानियों का दिल भी बता दिया। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में बोलते हुए जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बता दिया। उन्होंने फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जताई और कह दिया है कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान में हो रहे बीएलए के हमलों को लेकर भी भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत है कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में क्षेत्रीय मामलों पर कश्मीरी लोगों के प्रति अटूट समर्थन को दोहराते हुए कश्मीर को पाकिस्तान की गले का नस बताया है और गाजा को दिल बताया है। इस मुद्दे पर अब आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? असीम मुनीर को लिखकर अवश्य बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको बता दें, वक्फ कानून पर बोला पाकिस्तान तो भारत ने दिलाई उसकी औकात याद। जी हाँ, भारत ने मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पाकिस्तान की टिप्पणियों की आलोचना की और कह दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात आने पर पड़ोसी देश को अपने खुद के खराब रिकॉर्ड को देख लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बयान में कह दिया कि हम भारत की संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की गई प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में पाकिस्तान को दूसरों को उद्देश्य और उपदेश देने के बजाय अपने खुद के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। पिछले सप्ताह वक्फ संशोधन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने भारत की ओर से वक्फ कानूनों में किए गए बदलावों की निंदा की थी और इसे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। जी हाँ, शफकत अली ने कहा था कि इस भेदभावपूर्ण कानून का पारित होना भारत में बढ़ते बहुसंख्यवाद को भी दर्शाता है। इस बात की गंभीर आशंका है कि यह भारतीय मुसलमानों को और अधिक हाशिए पर धकेलने में योगदान देगा। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों जयशंकर जी भी पाकिस्तान पर भड़कते नजर आए हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब अपनी आदत से बाज ही नहीं आता तो फिर उससे बात करके अपना कीमती वक्त जाया क्यों करे, बर्बाद क्यों करे। पाकिस्तान की हरकतों पर एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कह दिया कि एक दौर था जब हर बार हमला होता था और हम सिर्फ निंदा करके चुप बैठ जाते थे, मगर 26/11 का मुंबई हमला वो मोड़ साबित हुआ जिसने भारत की नीति, सोच और अंदाजे बयां को पूरी तरह बदल दिया। अब बात सिर्फ जवाब की नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर अपना कीमती वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले से पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, क्योंकि उस समय भारतीयों ने सामूहिक रूप से महसूस किया कि पड़ोसी देश के इस तरह के व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान पहले जैसा ही है, काश उसके अंदर भी कुछ बदलाव होता। यानी कि दोस्तों एक तरीके से जयशंकर जी ने पाकिस्तान को थित्तर बता दिया है और कह दिया कि ऐसे देश के साथ अपने बाद को, अपने समय को जाया करके कोई फायदा नहीं। ऐसे में अगर आप भी जयशंकर जी के इन बातों का समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में सही कहा जयशंकर जी ने कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर नेपाल में इस दिन गिर जाएगी केपी शर्मा ओली की सरकार। सहयोगी दल कांग्रेस ने बुलाई सबसे बड़ी बैठक। जी हां, नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। केपी शर्मा ओली की सरकार अब संकट के बादलों से घिरती नजर आ रही है। उनकी सरकार में शामिल सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी नेपाली कांग्रेस खुद आंतरिक कलह का सामना कर रही है, मगर इस बार मामला सिर्फ अंदरूनी असहमति तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों कांग्रेस अब सरकार से समर्थन
समर्थन वापस लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी ने इसके लिए 30 अप्रैल को केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि इस दिन नेपाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का कहना है कि ओली सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली की आलोचना अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता साझेदार कांग्रेस के भीतर से भी होने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख कोइराला, महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा खुलकर सरकार की विफलताओं को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी सरकार का समर्थन करके कांग्रेस अपनी साख खो रही है। जी हाँ, तो वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी कांग्रेस को संकेत दे दिया है कि यदि वो ओली को हटाने में मदद करे तो आगे की राजनीति साझेदारी पर विचार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, कांग्रेस को भी इस बात का डर सता रहा है कि यदि वो मौजूदा सरकार के साथ जुड़ी रही तो उसका जनाधार खिसक सकता है। जी हाँ, यानी कि आने वाले समय में दोस्तों आपको कभी भी सुनने को मिल सकता है कि नेपाल में ओली की सरकार गिर चुकी है। नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिटेन में आया कोरोना का नया वेरिएंट, बढ़ते मामलों को देख टेंशन में आई सरकार। जी हाँ, कोविड-19 का खतरा भले ही पहले जैसा ना हो लेकिन ये पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। ब्रिटेन में हाल के हफ्तों में कोविड के मामलों में अचानक इजाफा देखने को मिला है। द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइमरी डॉक्टर सुजैन वाइली ने कहा कि मौजूदा खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। उनका कहना है कि कोविड का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जिससे संक्रमण दर बढ़ी है। साल 2025 की शुरुआत में जहां ब्रिटेन में केवल 2.2% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में ये आंकड़ा बढ़कर 4.5% हो गया है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में भी 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टर वाइली का मानना है कि कोविड मामलों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें वायरस का नया वेरिएंट, लोगों की घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता और ठंडे मौसम के कारण घरों में अधिक समय बिताना शामिल है जिससे वायरस का प्रसार तेजी से हो सकता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में पोलियो का टीका लगाने वाले 2 कर्मियों का कर लिया गया अपहरण। जी हाँ, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने सोमवार को पोलियो का टीका लगाने वाले 2 कर्मियों का बंदूक दिखाकर अपहरण कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पोलियो का टीका लगाने वाले कर्मी मोहम्मद आसिफ और रजा मोहम्मद को हथियारबंद लोगों ने कुलाची से डेरा इस्माइल खान जा रही एक यात्री बस से उतार दिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। WHO के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के एकमात्र ऐसे देश है जहां पोलियो अभी भी महामारी बना हुआ है। किसी भी समूह ने अभी तक अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने तालिबान की तारीफ कर दी और पाकिस्तान को लेकर कह दिया है कि पाकिस्तान में 90% परिवारों का पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से इनकार किया गया है, जिसमें कराची नंबर 1 पर बनी हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान खासकर कराची में पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर डर और गलत फहमियों का माहौल इतना ज्यादा गहरा गया है दोस्तों कि वहाँ के हजारों परिवार अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने से साफ इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने इस हालात पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में बच्चों को बचाने के लिए हमसे बेहतर काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पोलियो के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियानों के दौरान कराची के लगभग 85% से 90% परिवारों ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि देश भर में 44,000 परिवारों ने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन से दूर रखा है, जिनमें से 34,000 परिवार अकेले कराची से है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कराची में पोलियो वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे न केवल बच्चों की सेहत को खतरा है बल्कि पूरे समाज को जोखिम में डाला जा रहा है। अगर समय रहते इस महामारी को नहीं रोका गया दोस्तों तो पोलियो फिर से महामारी का रूप ले सकता है पाकिस्तान में। कमाल की बात दोस्तों ये है कि कमाल ने इस बात पर जोर दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बड़ी मात्रा में गलत जानकारियां और धार्मिक अफवाहें फैली हुई हैं, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स से नपुंसकता होती है या ये किसी साजिश का हिस्सा है। साजिश जैसे कि किसी जानवर के उससे बना हुआ है जो वो लोग नापाक बताते हैं। तो ये भ्रांतियां पाल रखी है दोस्तों पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने, और इसी वजह से पोलियो पिलाने से इनकार कर दिया जाता है और पोलियो पिलाने के लिए जो कर्मी आते हैं दोस्तों उनका अपहरण कर लिया जाता है या फिर उनको बंधक बना लिया जाता है या फिर उनको फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। तो ये कहानी है पोलियो को लेकर पाकिस्तान की। वहीं पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सरकार है जो हर तरीके से शरिया कानून को लागू करके बैठा है, वो तक दोस्तों घर घर भेज रहा है पोलियो के ड्रॉप्स को। तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश लौटे बिना ही गिरफ्तारी की तलवार, हसीना और बेटे पर कोर्ट का प्रहार। जी हाँ, बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को भी राजधानी के बाहरी इलाके में आवासीय भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित 2 मामलों में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे सजीब वाजेद और 16 अन्य के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि ढाका मेट्रोपॉलिटन वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार
निरोधक आयोग यानी ACC के आरोप पत्रों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल न्यू टाउन में भूखंड आवंटन में अनियमितताओं के 2 मामलों में वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक अधिकतर आरोपी सरकारी अधिकारी थे। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि यदि वह स्वयं निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो 29 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने ढाका और देश के अन्य भागों में 1 दर्जन से अधिक थानों के प्रभारी अधिकारियों को संबंधित तिथि तक अपने आदेश के क्रियान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारतीय उच्चायोग को घेरने की रच रहे हैं साजिश। ISI का है इसका कनेक्शन। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही है। इस हमले में न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है, बल्कि ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा भी एक्टिव भूमिका अदा कर रहा है। दरअसल भारत के वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश खिलाफत मजलिस 23 अप्रैल को ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के घेराव का ऐलान किया है। मजलिस ने कहा है कि वो इस दौरान एक सामूहिक जुलूस भी निकालेगा और ज्ञापन सौंपेगा। मजलिस का आरोप है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के घेराव का फैसला बांग्लादेश खिलाफत मजलिस की शनिवार को पलटन स्थित कार्यालय में पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान लिया गया है। साथ ही साथ बता दें, फ्रांस ने 12 अल्जीरियाई राजनयिकों को देश से निकाला, राजदूत को वापस बुला लिया। बढ़ा कूटनीतिक तनाव। दोस्तों, फ्रांस और अल्जीरिया के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। फ्रांस ने अल्जीरिया के 12 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। साथ में अल्जीरिया में काम कर रहे अपने राजदूत को भी बातचीत के लिए वापस बुला लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। फ्रांस के अल्जीरिया ने के 3 नागरिकों पर 2024 में अल्जीरियाई विपक्षी कार्यकर्ता अमीर बुखोरस के अपहरण के आरोप लगाए गए थे। इन 3 लोगों में अल्जीरियाई वाणिज्य दूतावास का अधिकारी भी शामिल था। फ्रांस के मुताबिक इन तीनों पर आतंकी साजिश रचने का भी आरोप है और इन्हें अभी मुकदमे से पहले हिरासत में रखा गया है। जी हाँ, इससे पहले अल्जीरिया में भी फ्रांस के 12 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया था। इससे पहले अल्जीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसने फ्रांसीसी अधिकारियों को इसलिए निष्कासित किया क्योंकि फ्रांस में अल्जीरियाई वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी को अपहरण मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया था। लगे हाथों बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, कह दिया वो दिन दूर नहीं जब हम दवाओं पर भी लगाएंगे टैरिफ। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो जल्द ही विदेशी दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं जब चाहूं टैरिफ लगा सकता हूं और ये बहुत दूर नहीं है जब हम फार्मास्यूटिकल आयात पर टैरिफ लगाएंगे। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान हमसे डील करना चाहता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे करना है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। साथ ही साथ बता दें, उधर टैरिफ को लेकर ट्रंप पर फिर बिफरा ड्रैगन, कहने लगा चाइना के सामने रोएंगे अमेरिकी किसान। जी हाँ, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। टैक्स को लेकर बढ़ती तनातनी जुबानी जंग के रूप में बाहर आ रही है, जहां दोनों ही पक्षों के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की हालिया टिप्पणी से चाइना बिफर उठा है। चाइना के एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को बेशर्मी का नाम दे दिया है। चीनी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका को यह लड़ाई उल्टी पड़ेगी। चाइना में हांगकांग और मकाऊ के प्रभारी वरिष्ठ चीनी अधिकारी जिया बाओलोंग ने यह चेतावनी भी दी है कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी किसानों को चाइना के सामने रोने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, साथ ही बता दें, इजरायलियों पर भड़का पिद्दी सा ये मुस्लिम देश कह रहा है मत आना हमारे देश, प्रवेश पर भी लगा दिया इस पिद्दी से देश ने प्रतिबंध। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बाद मालदीव ने भी इजरायली सरकार को झटका देते हुए इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मालदीव की तरफ से मंगलवार को घोषणा की गई है कि उसकी संसद द्वारा फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने देश में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने मंगलवार को संसद द्वारा पारित किए गए इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देते हुए कानून बनाने की राह साफ कर दी है। दोस्तों, तो उधर आपको एक अच्छी खबर बता दें, एप्पल ने भारत से लगभग $2 बिलियन के आईफोन्स अमेरिका भेजे हैं। ने इस वजह से ले लिया है ये फैसला। दोस्तों, मार्च 2025 में एप्पल के प्रमुख भारतीय सप्लायर्स फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अमेरिका को लगभग $2 अरब बोले तो करीब 16,500 करोड़ मूल्य के आईफोन भेजे। अभी तक का ये सबसे बड़ा एक महीने का निर्यात है। एप्पल ने यह कदम अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे संभावित टैरिफ से बचने के लिए उठाया है। साथ ही साथ बता दें, चल सकता है प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू दौरा, श्रीनगर कटरा वंदे भारत के उद्घाटन में हो सकती है देरी। दरअसल बहुप्रतीक्षित श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेलवे सेवा और उधमपुर कटरा बनिहाल श्रीनगर रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन फिलहाल टल सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 19 अप्रैल की जम्मू कश्मीर यात्रा स्थगित होने की सूचना है। हालांकि रेलवे ने इस विषय में आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि खराब मौसम के चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 19 अप्रैल को कटरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में
मौसम खराब रहेगा और भारी बारिश की संभावनाएं हैं। दरअसल उधमपुर, कटरा, रियासी, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला रेलवे परियोजना जम्मू कश्मीर में रणनीति रूप से सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक है। ये पूरी परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है और मौजूदा समय में कटरा तक रेल संपर्क है। साथ ही साथ बता दें, देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर आज बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कार्रवाई से आग बबूला हुई कांग्रेस पार्टी। बता दें, कांग्रेसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर देशव्यापी विरोध का ऐलान किया गया है। पार्टी ने इस संबंध में सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों यानी पीसीसीज को सर्कुलर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि प्रदेश समितियां अपने अपने राज्यों में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करे। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। दोस्तों, यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो 2 बार और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया है। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई और इसी विवाद को कहते हैं नेशनल हेराल्ड केस। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री भड़का रही है क्या हिंसा। किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून पर बवाल के लिए ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में संशोधित वक्फ अधिनियम को लागू करने का विरोध करके हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। केरल के कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजिजू ने सवाल किया कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह घोषणा कर सकती है कि वो संसद से पारित कानून को लागू नहीं करेगी।